तो हम लोग फिर से एक बार अपने वीडियो लेक्चर में आपके साथ उपस्थित हैं कृषि रसायन में अध्याय 6 जिसका कि नाम है अणुभार, तुल्यांकी भार और संयोजकता में। पीछे अगर पिछले लेक्चर की हम लोग बात करें जो कि हम लोगों ने कल ही देखा था, उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन किया था, मोल, जिसको कि मोल अवधारणा भी कह रहे थे। मोल अवधारणा, तो मोल अवधारणा क्या है? मोल की संख्या की, अगर जिसको हम लोगों ने कहा था कि किसी भी पदार्थ के एक मोल की जो मात्रा होती है उसको मैंने बताया था कल 6.023 गुणा 10⁻23। काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी मोल अवधारणा क्या थी? अच्छा, तो बेसिकली किसी पदार्थ के कणों की वह संख्या जो C12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। C12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के समान होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मोल कहते हैं, मोल कहलाती है। किसी पदार्थ में कणों की वह संख्या जो C12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के समान होती है, उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि एक मोल बराबर होता था 6.023 गुणा 10⁻23 कण, यानी परमाणु, अणु या फिर आयन। इसी को हम लोग अवोगैड्रो नंबर बोलते थे, अवोगैड्रो संख्या। और किसी भी गैसीय पदार्थ के एक मोल का जो आयतन था उसको हम लोग मोलर आयतन बोलते थे, मोलर आयतन। और मोलर आयतन क्या होता था कि एक मोल का आयतन, गैसीय पदार्थ के एक मोल का जो आयतन होता है वह प्रैक्टिकली देखा है समान तापदाब पर गैसों के एक मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, सामान्य तापदाब है उस पर 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है सामान्य तापदाब पर गैसियस आपके गैसीय पदार्थ का जो मोलर आयतन होता है। आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि तुल्यांकी भार, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार, या फिर इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार। तो ये क्या है? किसी तत्व का जो तुल्यांकी भार है वह भार के अनुसार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग या फिर क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करती है, या फिर उनके यौगिकों से इन भागों को क्या करती है? विस्थापित करती है। इन परमाणुओं के यौगिकों से इन भागों को विस्थापित करें या फिर इन भागों से संयोग करें। तो परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग और क्लोरीन के 35.5 भाग
से संयोग करती है या इन भागों को इनके यौगिकों से विस्थापित करती है। ये परिभाषा हो गई तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट मास की, कि किसी तत्व का जो तुल्यांकी भार है वो एक संख्या है जो कि हाइड्रोजन के 1 भाग को, ऑक्सीजन के 8 भाग को या फिर क्लोरीन के 35.5 भाग को विस्थापित करती है। यहीं पर किसी तत्व का तुल्यांकी भार के लिए फार्मूला अगर हम लोग ईजाद करें, तुल्यांकी भार बराबर होता है तत्व का परमाणु भार बटा तत्व की संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार और उसकी संयोजकता अगर पता है हम लोगों को, तो उस तत्व का तुल्यांकी भार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो तत्व ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। या फिर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु द्रव्यमान 12 और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम लोग यौगिकों की बात करें कि यौगिकों में तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें यौगिकों का तुल्यांकी भार बराबर, अब यौगिक है तो अणु होगा इसका, उसका अणुभार ज्ञात करेंगे। यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटा क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, उसकी संयोजकता। ठीक है, यानी जो मूलक हैं, जिन मूलकों से यौगिक मिलकर के बना है, उनकी वैलेंसीज का जो योग होगा उसकी संयोजकता होगी। तो यौगिक का तुल्यांकी भार बटा यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर यौगिक का अणुभार बटा उसकी संयोजकता, या फिर ऐसे बोल दें, ये एक चीज़ हो जाएगी। और दूसरा देखते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें कैसे ज्ञात करेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन में पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणुभार बटा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक रिएक्शन से देखते हैं, हमारे पास KMnO4 है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान देंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीकारक होता है, उसका रिएक्शन में अपचयन होता है, और जो अपचायक पदार्थ होता है उसका रिएक्शन में ऑक्सीकरण होता है। तो उदासीन माध्यम में KMnO4 चेंज हो रहा है 2MnO2 में, और 2KOH+3 नवजात ऑक्सीजन बना रहा है। इसमें KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या वह +7 है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखेंगे, वैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, ऑक्सीजन का -2 होता है
तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8 माइनस चार्जेस है, और पोटेशियम का कितना होता है 1 होता है। तो 8 माइनस चार्जों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना प्लस चार्ज है 1 है, तो कितने और प्लस चार्ज चाहिए 7 प्लस चार्ज चाहिए। 7 इसके पास, 1 इसके पास है ही है क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 8 माइनस चार्जेस हो जाएंगे। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम के पास कितना प्लस चार्ज है 1, तो बाकी जो बचा वो तीसरा कंपाउंड, जो तीसरा आपका ये तत्व है ये Mn है, मैग्नीज है, तो इसके पास इसके ऊपर कितने प्लस चार्ज होने चाहिए 7। और रासायनिक अभिक्रिया जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर देखिए Mn के ऊपर कितने प्लस चार्जेस हैं, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो Mn है वो कितने में है +6 स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 से +6 में चेंज हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है कमी हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। प्लस चार्ज ज़्यादा था, यहाँ पर प्लस चार्ज में क्या हो गई कमी हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा लिया होगा, नेगेटिव चार्ज लिया होगा, तब तो प्लस चार्ज में कमी आई है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इसने ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसका अणुभार KMnO4 का अणुभार और बटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे इसका तुल्यांकी भार। ठीक है, एक अन्य उदाहरण देखें तुल्यांकी भार का ही। तुल्यांकी भार के लिए एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अम्लीय जो पदार्थ है उसका अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता। क्षारकता क्या है, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की क्या होती है अम्लीयता होती है। अम्ल की क्षारकता क्या है, अम्ल कितने OH- आयनों को रिप्लेस कर पाता है, वह अम्लीय पदार्थ जिसकी क्षारकता हमको ज्ञात करनी है। यह देखना पड़ेगा आपको कि जो क्षार है, जिस क्षार से रिएक्शन कर रहा है उसके कितने OH- आयनों को रिप्लेस कर पा रहा है, उदासीन कर पा रहा है। तो आपके पास उदाहरण HCl का है, H2SO4 का है, H2SO4, ठीक है, HNO3, CaOH ट्वाइस, NaOH, KOH, इतने उदाहरण से काम चलाते हैं। तो HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, CaOH ट्वाइस जो है आपका क्षारक है, NaOH क्षारक है और KOH क्षारक है। इनका अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा, आपको इक्विवेलेंट मास ज्ञात करना होगा, तो पहले आप HCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। HCl का अणुभार कितना हो जाएगा, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 36.6, और इसकी क्षारकता कितनी है, क्योंकि यह जल में घुल करके 1 H+ आयन देगा, कितना 1 H+ आयन, ठीक है। यह 1 H+ आयन देगा तो किसी क्षार के 1 OH- आयन को क्या कर पाएगा, ये रिप्लेस कर पाएगा, उदासीन कर पाएगा। इसका मतलब इस अम्ल की क्षारकता कितनी है 1 है, कितनी है 1। इसका मतलब इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान है ये कितना है 36.6। H2SO4 की बात करें, किसी क्षारक से क्रिया करेगा तो 2 OH- आयनों को रिप्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 का जो वियोजन होता है बेटा वो होता है H2SO4 एरो, जब वियोजित होगा तो क्या करेगा H+ प्लस HSO4 माइनस बनाएगा, ठीक है। फिर यह HSO4- फिर से रिप्लेस होगा तो एक और H+ निकलेगा और SO4- बनाएगा। तो कितने H+ निकले, 2 H+ निकले यहाँ से, ओके। इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी है 2 है। अब इसके अणुभार की अगर बात करें तो कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 64। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 2 8 6 3 9 98 98। तो ये हो जाएगा आपका 98/2 = 49, ठीक है ना। ये इसका तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार हो जाएगा। HNO3 की बात कर लें, HNO3 में
एक H+ निकलेगा जो कि एक OH- को रिप्लेस करेगा, OH- आयन को। तो इसका अणुभार ज्ञात करें। एक हाइड्रोजन का एक N का 14 और ऑक्सीजन का 16 और 16 तियाँ 48, 8 4 12 1 13 और 4 1 5 53/1। इसका मतलब इसका जो तुल्यांकित द्रव्यमान हो जाएगा या 53 हो जाएगा। CaOH को देख लीजिए, जब वियोजन होगा तो Ca++ बनाएगा और प्लस OH- कितना 2OH- बनाएगा। कितना OH-? 2OH-, ठीक है। यानी यह इसकी क्षारकता कितनी है, ये इसकी अम्लीयता कितनी है? इस क्षार की अम्लीयता 2 है। इसका अणुभार हम लोगों ने ज्ञात किया, अभी नहीं ज्ञात किया है। Ca का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो इसका 74 हो जाएगा, 74/2, 74/2 जो भी आएगा कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग। इसी के साथ अगले का देखते हैं हम लोग। NaOH सोडियम का 22.9 होता है, लेकिन 23 मान लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। 23 प्लस O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 23 + 16 + 1, ठीक है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और इसकी क्षारकता कितनी, अम्लीयता कितनी इसकी 1 है, तो 40/1 = 40। इसी प्रकार KOH का आप खुद निकालिएगा, KOH का तुल्यांकी भार, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि KOH का तुल्यांकी भार कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने जो सवाल किया था उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लें, फिर उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, एक सवाल है कि 0.5 मोल He में 0.5 मोल He में परमाणुओं की संख्या बताइए। परमाणुओं की संख्या, ठीक है। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23। तो 0.5 में कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल में क्या कर लेंगे? इंटू 0.5 कर लेंगे, या 1/2 × 6.023, क्योंकि 10.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3.0 के आसपास आएगा, 3.0 है ना, 1 2 इस तरीके से आएगा। तो 3.012 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक अन्य सवाल है, 1.5 मोल CO2 की बात करा है। 1.5 मोल CO2 में CO2 अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाएंगे? हम लोगों को पहले से पता है कि 1 मोल जो CO2 है उसमें अणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23, वही तो है ना 1 मोल। 1.5 की बात कर लेंगे तो 1.5 में कितना हो जाएगा? 1.5 × 6.023 × 10⁻23, ठीक है। तो इसको गुणा कर लें, 15×3 = 45, 4 बचेगा, 15×2 = 4 34 हो जाएगा, 0 के स्थान पे 3 आ जाएगा, और 15 छक्का 90, 4 स्थान पर 0, तो 9.0345 × 10⁻23, 9.345 × 10⁻23 अणुओं की संख्या हो जाएगी 1.5 मोल CO2 में। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। ऐसे सवालों को जो कि आपकी किताब में भी दिए हुए हैं आप लगाइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 46 ग्राम
Na में कितने मोल होंगे? Na परमाणुओं के कितने मोल होंगे? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ का जो ग्राम परमाणु होता है वह ग्राम परमाणु जो होते हैं 1 मोल, यानी 1 मोल उसके परमाणु द्रव्यमान की जो संख्या होती है उसके बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान की ग्राम में जो मात्रा होती है किसी भी पदार्थ के, अगर परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की ग्राम में जो मात्रा होती है वह 1 मोल के बराबर होती है। यानी Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23, 11 Na23। ठीक है, तो इसका मतलब एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 एटॉमिक मास यूनिट। और 23 ग्राम सोडियम परमाणु जो होते हैं वो कितने होते हैं? ये ग्राम परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, सोडियम का ग्राम परमाणु। ठीक है, जिसकी की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10⁻23। तो इसका मतलब है कि 1 मोल जो कि 23 ग्राम परमाणु ऑफ Na के बराबर है, उसकी संख्या कितने है? 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, इसका मतलब 23 ग्राम हम लोगों ने जब सोडियम परमाणु लिया था तो उसकी जो संख्या थी वो इतनी थी। तो जब हम लोग 46 ग्राम लेंगे, ठीक है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु, तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 2 गुना है 46 23 का, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 × 6.023 × 10⁻23। तो गुणा कर लें, 640 और ये हो जाएगा 12 × 10⁻23। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 23, ये आपका 46 ग्राम में सोडियम परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अच्छा आपसे मोल पूछ रहा है ना, मोल पूछा हुआ है, हम लोगों ने संख्या निकाली। यहाँ से देखिए इसको, जब 1 मोल में 23 ग्राम परमाणु सोडियम है, 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम परमाणु सोडियम। ठीक है, तो 23 ग्राम में कितने, 46 ग्राम में कितने? 46 ग्राम में 1 मोल इक्वल टू 23, तो 23 ग्राम, तो 26 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 × 2। ठीक है ना, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 मोल। 2 मोल। ठीक है, फिर देखते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखें। कह रहा है कि सवाल में पूछ रहा है कि 3.01 गुणा 10⁻23 अणु CO2 में CO2 के कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? ठीक है, इतने अणु CO2 में CO2 के कितने मोल होंगे? तो 1 मोल हमको पता है, 1 मोल CO2 बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 मोल होते, 23 कण होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 बराबर 1 मोल। तो 3.01 गुणा 10⁻23 बराबर कितना हो जाएगा? इसको कैसे निकालेंगे? आपको हो जाएगा 6.023 गुणा 10⁻23 बटा 3.01 गुणा 10⁻23। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 2 गुना है, तो कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। 3 गुना 6 से। ठीक है, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन हुए। अब एक और सवाल है, कह रहा है कि एनटीपी पर
किसी गैस के 1.12 लीटर का द्रव्यमान 20 ग्राम है तो उसका अणुभार कितना होगा? अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? 22.4 लीटर का द्रव्यमान निकालना होगा। तो 1.12 लीटर का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है। तो 1 लीटर का कितना होगा? 20/1.12 तो 22.4 लीटर का कितना होगा? 20/1.12 गुणा 22.4। इसको कैलकुलेट करिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर बताइएगा कि आंसर कितना आएगा कैलकुलेशंस के पश्चात। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आज के क्विज क्वेश्चन में दिए जाएंगे जिसको कि आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम लोग जो आपका बचा हुआ नॉर्मलता और मोलरता है उस पर डिस्कस करेंगे।